चलो लोग, तो अब देखो लोग यहाँ पर जो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये सब नाम तो पहले भी हम बता ही चुके हैं। ये देख लो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे, ये फूरन हो गया, थायोफिन हो गया या पाइरिडिन हो गया, ये सब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्यों है यहाँ पे, कोई बता सकता है हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला गया? क्यों बोला गया कि ये हेट्रोसाइक्लिक है? हम्म, क्योंकि साइकिल में, जो साइकिल चलता है उस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और भी आ गया है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ पे S4 क्या होता है? सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर आ गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है। तो जो कंटिन्यूअस चलता है उसमें ये ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन आ गया है। इसकी वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक बोला गया है। और ये एरोमेटिक अभी भी है। उस दिन हम लोग बेंजीन का बात कर रहे थे, अब हम फिर से थोड़ा सा बेंजीन के बारे में दिखा देते हैं, ताकि बेंजीन पे थोड़ा सा और हम लोग को जानकारी क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना उसके काम चलने वाला वैसे भी नहीं है। तो हम लोग, हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं होता और यहाँ पे कार्बन रहता और कार्बन से सब बना होता तो होमोसाइक्लिक हो जाता। देखो यहाँ पे दिखाया भी होगा पहले पहले, जैसे कि ये बेंजीनॉइड है, ये होमोसाइक्लिक है। इसको हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये होमोसाइक्लिक इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारा का सारा क्या है, सिर्फ कार्बन है। चैन में कोई भी दूसरा नहीं आया है। ये सारा चैन में देख लो, ये जो नाइट्रोजन लगा हुआ है ये चैन के बाहर लगा हुआ है, चैन के अंदर नहीं लगा हुआ है। और ये भी, इसको नेप्थलीन बोलते हैं। ये भी, इसमें भी कोई, इसके चैन में कार्बन के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इस सारी चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग बेंजीन के बारे में उस दिन भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक बार बेंजीन का फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं शॉर्ट में, कि हम लोग बेंजीन का 3 स्ट्रक्चर खींचते हैं। एक था ऐसे ही जनरल अपने ऐसे बना लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा ऐसा, जिसमें बॉन्ड ऐसे ऐसे बनाया गया था, और तीसरा इसके अल्टरनेट, कि यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर था बेंजीन का। इसके बाद मैंने इसका ओपन चेन भी बनाया था स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कैसा था, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऐसा था, ये हम लोग ने ऐसे बनाए थे। इसमें एक एक करके, यहाँ पे लग गया ये, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमने बनाए हुए थे। और इसमें हम लोग को ये मालूम था कि एक एक हाइड्रोजन का यहाँ पर कमी था। हम लोग देखे थे कि इसका जो सारा का सारा कार्बन यहाँ पे, मतलब कि ऑल हाइड्रोजन और ऑल कार्बन, ये सारा एक ही प्लेन में होता है, सेम प्लेन में होता है। बताए थे ना, सेम प्लेन में, ये सारा का सारा सेम प्लेन में, मतलब एक कॉपी के प्लेन में इसको रख सकते हैं। केवल अंतर था पाई बॉन्ड का, जो कि हम लोग को नहीं दिखा था, उसको फिर से हम लोग देखने का थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर इन बेंजीन, पाई बॉन्ड 3D स्ट्रक्चर इन बेंजीन। देखो लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे ना, देखो तो यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जितना सारा इसमें लगा हुआ है एटम, सबका सब एक प्लेन में है। और ऊपर यहाँ पे 2 कलर से दिखाया गया है, कि ऊपर ये पाई बॉन्ड का घूमता हुआ पूरा बॉन्ड है, जो कि रेड में दिखाया गया है, और नीचे वाला को ब्लू में दिखाया गया है। ये सारा, और हम लोग ये भी देखे थे कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है सारा कार्बन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि sp2 हाइब्रिडाइज है, कि ईच कार्बन इन द बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज विथ p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द रिंग प्लेन, कि जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बना हुआ है p ऑर्बिटल, और ऊपर का सारा p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आपस में घूम रहा है, और नीचे का सारा p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आपस में घूम रहा है। यहाँ पे भी क्लियर देख सकते हो लोग। ये देखो, जो सबसे पहले जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, कि इसमें 6 जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये ऊपर है, ब्लू वाला ऊपर दिखाया गया है और रेड वाला नीचे दिखाया गया है। तो सब आपस में वो भी मिला हुआ है। ये होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। p इसमें रहना चाहिए। p एक ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे ही रहता है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और वो सारा का सारा मिला हुआ रहता है, अटैक होता है। थोड़ा जूम करिए ना। अच्छा ठीक है, ये देख लो, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, 6 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये 6 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स था, जहां पे हम लोग क्लियरली विजिबल है
कि ब्लू वाला जो है वो ऊपर में है और रेड वाला जो है वो हमारा नीचे में है और सब आपस में मिला हुआ रहता है। इसके बाद ये एटॉमिक बॉन्डिंग बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है, ये तुम लोग पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो अपना फिर रिवाइज कर लेना। हम लोग को इतना सा काम है कि ऊपर में ये देख लो कि सब ऊपर में कुछ बॉन्ड प्लेन के ऊपर है और कुछ प्लेन के नीचे है। हम लोग को मेन इससे मतलब था। क्लियर है ये चीज, बेंजीन का स्ट्रक्चर? हाँ, यही हम लोग का चीज था। तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो कि इसमें एक बात और रहता है ध्यान देने के लिए कि जब भी कंटिन्यूअसली हम लोग को p ऑर्बिटल चाहिए, इसमें कितना p ऑर्बिटल है थोड़ा बताओ तुमको। ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर बना है बेंजीन का, इसमें कितना p ऑर्बिटल है बता सकते हो कि कितना p ऑर्बिटल जो ओपन है, ऐसे ही कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है, कितना p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है? 6 है, हम लोग उसमें भी देखे थे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे है। ऊपर वाला आपस में कनेक्टेड है, ऊपर वाला जो है वो आपस में कनेक्टेड है और नीचे वाला अपने दूसरा से कनेक्टेड है। ये जो नीचे वाला है वो नीचे नीचे कनेक्टेड है, तो ऊपर का अपना कनेक्टेड हो गया, नीचे का अपना कनेक्टेड हो गया। तो इसमें 6 रहना चाहिए, मतलब हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल रहना चाहिए, तब भी जाके वो एरोमेटिक बन सकता है, रिंग कंप्लीट हो सकता है। अगर रिंग कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो एरोमेटिक नहीं बनेगा, रिंग का कंप्लीट होना जरूरी है। तो इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखो लोग, यहाँ पे ये जो फूलन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है ये बताना है। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, सही बात। यहाँ पे हम लोग के ऑक्सीजन के पास जो होता है बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया कि इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में चला गया और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसी के पास में है और 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 लोन पेयर है। अब इन 2 लोन पेयर में क्या होगा ये बताओ हमको एक चीज कि इस ऑक्सीजन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। sp और कोई ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखो बताते हैं। sp नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम लोग को 2 बॉन्ड दिख गया, ठीक है, कि वो तुम लोग बॉन्ड देख के sp बता दिया, सही बात है। लेकिन जो अगला है कि पहले जो हम लोग बताए थे वहां पे लोन पेयर नहीं होता था, यहाँ पे लोन पेयर भी है। ये मुद्दा का बात है, यहाँ पे लोन पेयर भी आ गया है और 2 लोन पेयर है। तो अगर 2 लोन पेयर है लेकिन इसमें से एक लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल के साथ पूरा एरोमेटिक चला गया है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेगा। तो कुल मिला के हमारे पास फिर से 3 हो गया और 3 का मतलब sp2 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। समझ में आया बात? क्या बोले हम कि कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक जो लोन पेयर है वो पूरा सर्कल में चल रहा है। अगर वो नहीं रहता तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक होने के लिए सर्कल में पूरा इलेक्ट्रॉन को घूमते रहना होता है, कि सारा इलेक्ट्रॉन घूमते रहे ऊपर में सर्कल में, तभी उसी को एरोमेटिक बोलते हैं। सर्किल बन जाना चाहिए पी का, नहीं तो फिर वो एरोमेटिक नहीं हो पाता है। तो ये सारा चीज इसमें है, सब में यही हाल है, तभी जाके ये ऐसा हो पाया है। समझ में आ गया बात? अब आगे हम लोग चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप मालूम है? फंक्शनल ग्रुप मालूम होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही तरह का प्रॉपर्टी शो हो, केवल कार्बन का चैन बढ़ता जाएगा, जैसे कि OH ग्रुप हो गया, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। फिर CHO को अल्डिहाइड बोलते हैं, उस दिन भी देखे थे, और C+OH को एसिड बोलते हैं। ये तीनों हम लोग का क्या है? एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है जो कि जुड़ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा केमिकल नेचर को तय करता है कंपाउंड का। जब तक से फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा तब तक से केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप केमिकल नेचर को दो प्रकार का नेचर होता है ना, एक केमिकल नेचर होता है और एक क्या होता है? फिजिकल नेचर, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तुम लोग जानता होगा, तो रासायनिक परिवर्तन उसका जो केमिस्ट्री में बदलाव आ जाए और भौतिक परिवर्तन सिर्फ उसका शेप या स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक रोटी ही पकाते हैं, तो आटा पहले गूंथते हैं, तो अगर आटा गूंथते हैं तो पानी डाला गया तो उसको बोलेंगे सिर्फ भौतिक अभी चेंज हुआ है, लेकिन जब उसको टेम्परेचर दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक चेंज हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे है कि जब तक उसका ग्रुप नहीं चेंज होगा तब तक से हम लोग उसको नहीं बोलेंगे कि उसमें केमिकल चेंज आया है।
जब केवल उसमें क्या होता है, केवल अगर जब तक से अगर केवल कार्बन एटम का संख्या बढ़ते जाए तो उसको बोलेंगे कि सिंपली फिजिकल चेंज है, ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर ग्रुप बदल गया तो पूरा का पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है। अब ये एसिड हो गया, वो कम एसिड है, तो सारा चीज को हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि किस ग्रुप का कैसा कैसा इफेक्ट होता है, पूरा सबका एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग को मेन समझना है, यहाँ पे जो लिखा था कि बस इतना होता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर लिखा भी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब हम लोग देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या बनता है। फंक्शनल ग्रुप हो गया तो होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज का मतलब हो जाएगा कि एक ही फंक्शनल ग्रुप में जब कार्बन का लेंथ बढ़ते जाएगा तो उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम लोग इथेन का ही बात कर लेते हैं, तो CH4 इथेन होता है, और अगर हम लोग इसका आगे अगला कंपाउंड क्या बनेगा, C2H6, फिर C3H बोलो 8 हो जाएगा, फिर C4H 10 हो जाएगा। तो ये किसका ग्रुप चल रहा है, एल्केन फैमिली, ये एल्केन फैमिली है, तो बोलेंगे कि होमोलोगस सीरीज है एल्केन के लिए। तो इसी प्रकार से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तुम लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है ना किसी को, नहीं। तो हम बस ऐसे ही एग्जाम्पल के थोड़ा सा बता दिए हैं, हमको नहीं लगता है कि ये बताने की जरूरत है, ये सबको मालूम होगा। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पे, क्योंकि जो बोल रहा था कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नोमेनक्लेचर पे आते हैं हम लोग। इसके पहले नोमेनक्लेचर से पहले थोड़ा सा ये जो क्या कहा गया फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा एक टेबल दिया गया है फंक्शनल ग्रुप का, कहाँ पे है वो, ये है, ये देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पूरा टेबल है। यहाँ पे ये यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, ये अल्केन है तो अल्केन का कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया, सिंपल होता है। अल्कीन का जानते हैं लोग, उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इसके बाद अरीन के बारे में क्या होता है, अरीन क्या होता है, कोई जानता है अरीन? अरीन मतलब बेंजीन, बेंजीन का जो कंपाउंड होता है उसको अरीन बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अगले 12th में, हेलो अरीन से स्टार्ट हो गया। जैसे अल्केन बेसिक होता है नॉर्मल ए साइक्लिक के लिए, और हम लोग ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर के लिए, तो उसी प्रकार से अरीन बेसिक होता है बेंजीन वाला एरोमेटिक के लिए, ये एरोमेटिक के लिए बेसिक होता है, और ये नॉर्मल के लिए बेसिक होता है एल्केन। इसके बाद हैलाइड हो जाता है जिसमें कि हैलोजन जुड़ जाता है। फिर हैलाइड, हैलाइड फैमिली किसको बोलते हैं, हैलाइड फैमिली, हैलाइड फैमिली किसको बोलते हैं, हैलाइड फैमिली जो मैं पढ़ा है लोग पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या रहता है, इधर में सबसे अंत में रहता है इनॉट गैस, जिसमें कि हम लोग के पास रहता है तुम लोग को हीलियम, इसके बाद नियॉन, आर्गन रहता है ना, हीलियम। और नियॉन के पहले क्या रहता है, ये 10 पे है नियॉन, और नियॉन के पहले 9 पे क्या रहता है, 9 पे क्या रहता है बताओ लोग, फ्लोरीन। उसके नीचे बनता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन बनता है। फ्लोरीन के पहले क्या बनता है, फ्लोरीन के पहले 8 पे ऑक्सीजन, इसके बाद OH से टेपो बोलते हैं, तो O ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये हो गया। इसके बाद इधर रहता है हमारा नाइट्रोजन, नानी, पापा, फिर फास्फोरस हो जाता है, आंसू, आर्सेनिक, सब, एंटीमनी, बीमार, बिस्मत। ये सब तुम लोग को मालूम होगा, ये बताने का हमको नीड नहीं है। ये होता है हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है हैलोजन फैमिली। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। जो पहला है, जो पहला एटम है उसी के नाम पे उसका फैमिली का, उस ग्रुप का नाम रख दिया गया है, जो पहला एटम है। तो ये होगा नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, इसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं या फ्लोरीन फैमिली, ज्यादातर इसको हैलोजन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इसको एक्स से सूचित करते हैं, सिंबल है इसका एक्स, कहीं पे एक्स लिखा गया है, उसका मतलब हो सकता है एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है। और इसके बाद आता है यहाँ पे इनर्ट गैस आता है, जो कि कभी क्रिया नहीं करता है, एकदम स्टेबल रहता है, ये इसमें चीज होता है। इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे अल्कोहल, जिसमें कि OH लगा रहता है, और अल्डिहाइड जिसमें कि CHO लगा रहता है। सबका ओपन स्ट्रक्चर रहता है, अल्डिहाइड का ओपन स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O H। तो अब देखो यहाँ पे जो ओपन हटा गया, ये कहीं भी कनेक्ट हो सकता है,
इसके बाद हम लोग के पास ये कीटोन है, तो कीटोन कैसा बनता है, C डबल बॉन्ड O और 2 इसके पास है। यहाँ पे देख लो इसमें 2 है, 2 तरह से कनेक्ट होता है। ये जो अल्डिहाइड था एक तरफ से कनेक्ट होता था, कीटोन 2 तरफ से कनेक्ट होता है। इसके बाद ये होता है नाइट्राइल। सारा समझ जाओ, इसको देखते रहना है टेबल को, हमेशा टेबल को ये देखते रहना है। तुम लोग का 11th के बुक से ये टेबल है, सब कंपाउंड का ये याद रहना चाहिए। कनेक्ट होगा दूसरा से, जैसे कि इसको मिथाइल बोला जाता है, CH3 मिथाइल जाता है। अब ये यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे कीटोन है, ये इसका साइन समझ में आया क्या, अल्डिहाइड का? तो ये कीटोन का भी वही है। ये अल्डिहाइड में जो साइन था वो एक से, ये बता रहा था कि एक में कनेक्ट होगा, और कीटोन में बता रहा है कि 2 जगह कनेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी CH3 कनेक्ट कर देंगे, इधर से भी CH3 कनेक्ट कर देंगे, या इधर से कनेक्ट कर देंगे, इधर से भी कोई और कनेक्ट कर देंगे। तो जहाँ पे 2 लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को कनेक्ट हो सकता है। समझ आया बात? हाँ, 2 जगह से इसको, और इसका शॉर्ट नाम होता है ऑक्सो। इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी थोड़ा सा ग्रुप के बारे में एक बार थोड़ा सा बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देख लो लोग, थोड़ा सा याद रहे, क्योंकि बार बार करेंगे तो रिवाइज होगा, तभी याद होगा हम लोग को। इसके बाद ये है अपना नाइट्राइल। नाइट्राइल में सिंपल C ट्रिपल बॉन्ड N। N के पास कोई लोन पेयर है कि नहीं? N के पास कोई लोन पेयर है कि नहीं? N के अंत में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? नाइट्रोजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 4 10 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है, जल्दी बोलो लोग? 4। इसका होता है 7 होता है। यहाँ पे 2 4 और ये p ब्लॉक में रहेगा 3। तो अंतिम कक्षा में अंतिम सेल में कितना बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का अंतिम सेल में? वो अंतिम सब सेल है, 3 अंतिम सब सेल है, वो p हम अंतिम सेल बोल रहे हैं। नाइट्रोजन में कितना सेल है बताओ लोग? सुन रहा है लोग? सोया नहीं है ना? हाँ, तो नाइट्रोजन में कितना सेल है? 2 सेल है नाइट्रोजन में, एक K सेल है, एक L सेल है। K 1 बोला जाता है, L को 2 बोला जाता है। 5 है, करेक्ट। और K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और L सेल में टोटल हम लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन सिर्फ 5 है। 2 S में है, 3 P में है, तो 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे N के अंतिम में, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे है। ये हो गया इसका लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बता दो नाइट्रोजन का, कोई देखते हैं कौन सही बता पता है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले बताओ। लोन पेयर कहीं पे किसी के साथ इसका कोई मतलब कि कहीं पे कनेक्ट नहीं है, जैसा कि एरोमेटिक में कनेक्ट हो रहा था, तो एक लोन पेयर मिल गया हम लोग के पास, और एक क्या मिल गया, एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया। 3 बॉन्ड है, हाँ, और एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया एक, तो ये 2 को मिल गया, तो इसका मतलब sp हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का हमारा sp बन जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है। लोन पेयर अगर कहीं सर्किल में चला गया एरोमेटिक कंपाउंड में, तब उसको गिनती नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वो प्योर हो जाता है, प्योर ऑर्बिटल। हाँ बोलो। कैसे हुआ सर, वो बता दीजिए भैया। हाँ देखो, यहाँ पे ये जो है लोन पेयर जो है, यहाँ पे एक लोन पेयर, जब भी हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है, तो हम लोग जो कल बताए थे वो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल था बताने के लिए, क्योंकि हम लोग कार्बन का चेक कर रहे थे, और कार्बन पे बाई चांस ही कभी होगा कि लोन पेयर देखने को मिलेगा, तुम लोग को नहीं देखने को मिलेगा, मान के चलो। कभी ही ऐसा होगा तुम लोग को देखने को मिलेगा, कभी 1-2 केस ऐसा होगा बाई चांस एक्सेप्शन, जहाँ पे तुम लोग को कार्बन पे लोन पेयर देखने को मिलेगा, और फिर हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होगा। कल जो बताए थे वो तुम लोग के लिए मान के चलो कि 95% टाइम वही होने वाला है। लेकिन कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम होता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, वो सबके पास पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है। तो होता क्या है कि उन लोग के पास जब पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबको बॉन्ड बनाने जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में ऐसे ही रह जाता है। तो लोन पेयर वाला अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बना रहा है किसी और के साथ, तो पाई बॉन्ड अगर बना रहा है लोन पेयर, फिर तो उसका काउंटिंग नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर पाई बॉन्ड अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है,
फिर उसका काउंटिंग होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो था वो क्या कर रहा है, वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, देखो दिखाते हैं यहाँ पे, अच्छा से देख लो लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग के पास था नाइट्रिल, इसको नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, हम लोग देखें नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें एक अटैच कर देते हैं यहाँ पे CH3 ट्रिपल बॉन्ड N। अब हम इसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर एक बार बना देते हैं। तो C के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास एक और C है और यहाँ पे 3 है, 3 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये पूरा बन गया। हम लोग को मालूम है, और कोई कार्बन का पूछे हाइब्रिडाइजेशन तो फट से बता देना है कितना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बताओ लोग, सोच रहा है फिर। sp3 है, 4 को दिख रहा है हम लोग के पास, कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? नहीं है। और इस कार्बन का बता दो, इस कार्बन का सेकंड वाला यहाँ पे, नहीं इसका sp होगा, एक यहाँ पे है और एक इसमें है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और एक इधर सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हो जाएगा। बाकी बचा यहाँ पे चक्कर आ गया अपने नाइट्रोजन पे, क्योंकि ये हम लोग को परेशान करके रखा है। कोई बात नहीं, इसका परेशानी हल करते हैं हम। देखो हम बता रहे हैं क्या कि जो नाइट्रोजन, जब भी लोन पेयर की बात है, सबसे पहले हम लोग को लोन पेयर देखते आना चाहिए, किसी कंपाउंड पे लोन पेयर देखते आना चाहिए। मान लो कि हम बताते हैं यहाँ पे एक हम लेते हैं यहाँ पे CH3Cl, क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है, कोई बता सकता है? क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है? क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है? अंत में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? क्लोरीन 7 रहता है, 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 और 3p5, यही ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है, सही है। अब देख लो, इसका ये हो गया अपना K सेल, ये हो गया अपना L सेल और ये हो गया अपना M सेल, K L और M, और M के अंत में है अपना 7 इलेक्ट्रॉन, यही 7 इलेक्ट्रॉन अंत में रहता है, लेकिन इसको चाहिए 8। ये दिक्कत ये है, इसको 8 चाहिए पूरा अपने इनर्ट गैस बनने के लिए, तभी जाके ये नियोन के जैसा बन जाता है, नियोन नहीं आर्गन बन जाता है। जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो आर्गन बन जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो कोई इसको फ्री में देगा नहीं, ये क्या करता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दे दिया, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन है इधर से CH कार्बन का, बाकी इसका 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़ा हुआ है। अब बताओ कई वो है इसके पास लोन पेयर कार्बन के पास, मतलब क्लोरीन के पास, सॉरी, क्लोरीन के पास कई लोन पेयर है? 3 वो है यहाँ पे, सिंपल, ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर, 3 वो यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड में बंध गया उसको मत गिना लोन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं तो ये भी हो गया, वो बॉन्ड पेयर है। 2 तरह का होता है, एक बॉन्ड पेयर बनता है, एक लोन पेयर बनता है। बॉन्ड पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, और बॉन्ड भी 2 प्रकार का होता है, या तो कोवैलेंट बॉन्ड या तो आयनिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट है कि आयनिक है? कौन सा बॉन्ड है? जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट है कि आयनिक है? कोवैलेंट है, सिंपल सी बात है, दोनों का साझेदारी हुआ है, दोनों का साझेदारी बना हुआ है, तो कोवैलेंट, हाँ वही कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि कार्बन है और क्लोरीन है, ये ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक रखना होता है कि कितना % कोवैलेंट है, कितना, वो भी बताएंगे थोड़ा सा। हम लोग जब 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी, कि कोई भी 100% कोवैलेंट नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कोवैलेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि कोवैलेंट है। कार्बन कोवैलेंट बनाता है, मान के चलना है कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसमें बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 2 प्रकार का हो सकता है, कोवैलेंट या तो आयनिक, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और बाकी ये 3 जो है यहाँ पे लोन पेयर है, वो 6 इलेक्ट्रॉन के रूप में है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसी प्रकार से नाइट्रोजन पे, कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कहीं पे पाई बॉन्ड के साथ नहीं कनेक्ट हुआ है, पाई बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन का इन्हीं तीनों इलेक्ट्रॉन में से अपना चला गया था। इसके पास, नाइट्रोजन के पास अंत में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़ा हुआ है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने गया। वो 3 इलेक्ट्रॉन में से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है, बॉन्ड पेयर में से 2 बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड का है,
ये दो बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड का है और एक बॉन्ड को बोल देते हैं हम सिग्मा बॉन्ड है। तो जब हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा तो नाइट्रोजन में देखेंगे कि क्या क्या है। लोन पेयर को भी गिनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए और सिग्मा बॉन्ड को भी गिनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लोन पेयर को तभी गिनेंगे जब वो पी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड नहीं बनाया होगा। ये नहीं बनाया है, स्ट्रक्चर से समझना होता है कि ये नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे टोटल 2 हो गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया बात? हाँ, तो ये चेक करना है कि इसको क्यों ऐसा बोले हम लोग। वहां पे जो एक था, जैसे कि हम यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट बताते हैं, देख लो लोग यहाँ पे। जैसे कि हम लोग इस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और इसको बोलते हैं ईथर। दोनों का एनालिसिस करते हैं, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना लोग यहाँ पे ईथर ले लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। सारा स्ट्रक्चर हम लोग को समझ में आते रहना चाहिए। ये होता है अपना ईथर और एक हम यहाँ पे दिखाते हैं तुम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख गया ना? ये है अपना एसिड है, ये देखो इसमें ये कीटोन के जैसा है, इसमें इधर से भी कनेक्ट होगा और इसमें इधर से भी कनेक्ट होगा, जबकि एसिड में एक तरफ से कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अब ध्यान देना लोग यहाँ पे क्या क्या हम क्या चीज बता रहे हैं उसके बारे में देखना है। सबसे पहले हम लोग ईथर का देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बता सकता है कोई? पहले ये बताओ कि इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। मालूम रहना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, सिंपल सा बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। हम दिखा भी देते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बनाएंगे 1s2 2s2 2p4 ये बनेंगे। तो ये हो गया हमारा K में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया हमारा L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे है बात। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के रूप में है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर के रूप में है और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। तो जब ये लोन पेयर के रूप में है तो हमको बताओ क्या यहाँ पे कहीं तुम लोग को पाई बॉन्ड दिख रहा है जिसमें लोन पेयर जाए पाई बॉन्ड बनाने? ईथर के केस में लोन पेयर कहीं पाई बॉन्ड बनाने गया है? नहीं गया है। सिंपल सी बात है, कहीं नहीं गया है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है ही नहीं है, बना किसी देगा वहां पे पाई बॉन्ड? कम से कम रहने तो चाहिए, तब तो सोचेंगे। नहीं गया है ये। तो जब नहीं गया है यहाँ पे, जैसे कि वहां पे नाइट्रिल था, C ट्रिपल बॉन्ड N था, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा इसको पाई बॉन्ड में जाने का, नहीं तो जा सकता था लेकिन गया नहीं है क्योंकि इसको जरूरत नहीं था। इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, उन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन में से एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया और 2 पाई बॉन्ड बना दिया था। ये लोन पेयर एज इट इज पड़ गया था। इस लोन पेयर को और एक सिग्मा बॉन्ड को हम लोग गिन के 2 बोले थे और sp हाइब्रिडाइजेशन बताए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन का आप टोटल गिनो, कई वो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास? बोलो, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। और कई वो सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 2 बॉन्ड स्ट्रक्चर रहेगा बॉन्ड पेयर का और 2 में लोन पेयर घुसा रहेगा। ऐसे ऑक्सीजन के चारों तरफ बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 109 डिग्री पे कल देखे थे हम लोग, 4 दिशा में रहेगा। पेपर पे बनाए हैं, ध्यान देना, कल जो याद बता रहे थे। पेपर पर नहीं बनाए थे, फिर भी बनाए हैं समझाने के लिए, ऐसे सिंपल। तो 4 दिशा में रहेगा, 2 दिशा में उसका लोन पेयर रहेगा और 2 दिशा में उसका बॉन्ड पेयर रहेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कार्बन के बारे में। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी है, हमारे पास 2 है लोन पेयर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, है, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या है ये देखना है। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है। अब ये बताओ कि यहाँ पे कोई इसमें का लोन पेयर जो है क्या पाई बॉन्ड बनाया है? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर यहाँ पे बनाया। जो दिखाना चाह रहे हैं दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? हाँ, ये एक बॉन्ड पेयर बनाया और एक जो ये इलेक्ट्रॉन है वही पाई बॉन्ड भी बना दिया। यहाँ पर देखो, उसको ब्लू में दिखा देते हैं, पाई बॉन्ड वाला को हम ब्लू में दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को दिखे कम से कम।
यहाँ ब्लू कर देते हैं, ये पाई बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। बाकी 2 लोन पेयर कैसे के बच गया ना, ये कुछ नहीं हुआ। तो अब बताओ यहाँ पे काउंट करते हैं, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, कई वो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन का देखते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं बना है, ऑक्सीजन के पास नहीं बना है ना, नहीं बना है। तो सिंपल जब कोई पाई बॉन्ड नहीं बना है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे अपना क्या करेगा, यहाँ से sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, 2 लोन पेयर और 2 इसका क्या है, बॉन्ड पेयर है, बात है। समझ में आ गया। हाँ, अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं लोग और आगे देखते हैं। देखो लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हम्म लोन पेयर और पाई बॉन्ड और ये क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों देखा जाता है ना। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में तीनों देखा जाता है, लोन पेयर, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तीनों चीज। हाँ हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में हम बता रहे हैं, देखने के लिए सबको देखेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग के समय पाई बॉन्ड का काउंटिंग नहीं होता है। कल भी कारण बताए थे हम, पाई बॉन्ड का काउंटिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए प्योर ऑर्बिटल चाहिए होता है, प्योर ऑर्बिटल। पढ़ा है लोग, ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, उसमें पी सब सेल होता है, ऑर्बिटल नहीं होता है। जैसे कि एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में एस मतलब कि सबसेल होता है, सॉरी, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल रहता है, 3 ऑर्बिटल रहता है जिसमें कि टोटल का टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी प्रकार से होता है, डी सबसेल में 5 रहता है, 5 सबसेल रहता है और मैक्सिमम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। पता है सब, ये सब तुम लोग को पता होगा। तो इसी प्रकार से जब ये हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसमें प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग तुम लोग को पता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन का बताओ तो। 10वां में पढ़ा था ना बायोलॉजी, उसमें मेंडल का एक प्रयोग था, याद है किसी को, हाइब्रिड पौधा बनाता था, याद है क्या, एक पौधा ले लेता था, एक लंबा पौधा ले लेता था और उसका हाइब्रिडाइजेशन करके बनाता था, चेक करता था कि लंबा बनेगा कि फिर छोटा पौधा बनेगा, याद है, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि उसका मटर कैसा होगा, मटर का प्रयोग था तो हाँ, तो वही मटर का प्रयोग बोला जाता है, उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 2 अलग अलग प्रजाति का क्या किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। इसी प्रकार से अब केमिस्ट्री में तो प्रजाति का मिक्सिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे तो कोई नहीं, यहाँ पे ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सिंपली मिक्सिंग, यहाँ पे ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। किसका ऑर्बिटल, मान लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसका बेसिक मीनिंग है sp3 का मतलब कई वो ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, एक प्योर s ऑर्बिटल लिया गया और 3 गो p ऑर्बिटल लिया गया, प्योर 3 गो p ऑर्बिटल, मतलब कि एक p सेल में 3 गो होता है तो 3 गो लिए हम, 3 गो ले लिए और 2 को भी ले सकते थे, जैसे कि sp2 होता है। sp2 का मतलब क्या होगा, s ऑर्बिटल लिए, s ऑर्बिटल का ले लिए और p सबसेल में से 2 गो ऑर्बिटल ले लिए p वाला, इसका मिक्सिंग करेंगे तो ये प्योर है। और प्योर का लेके क्या किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, मिक्सिंग, और मिला के क्यों मिक्सिंग करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। मिक्सिंग करने से फिर से बनता है नया हाइब्रिड ऑर्बिटल, जब वो करेंगे तब वो मिक्सिंग होगा, जैसे कि हाँ, स्टेबल करने के लिए ताकि एनर्जी लेवल कम हो जाए ऑर्बिटल का और उसमें इलेक्ट्रॉन जाके रहे। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है कि हाई एनर्जी लेवल पर रहे। एक आदमी ऐसा प्राणी है जो ज्यादा हाई लेवल पर जाना चाहता है, प्रकृति में कोई हाई लेवल पर नहीं जाना चाहता है, बात समझ में आ रहा है ना, सब चाहता है स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए एनर्जी लेना पड़ता है, एनर्जी छोड़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में क्या बोल रहा है लोग, केमिस्ट्री में स्टेबल होने के लिए एनर्जी छोड़ना पड़ता है, केमिस्ट्री में
स्टेबल होने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के नियम दो गो है। दो स्टेबल के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है? जब क्या होता है, दो चीज होता है, एनर्जी कम हो उस तरफ जाएगा रिएक्शन, या फिर एक होता है रैंडमनेस, एंट्रोपी जिसको बोला जाता है, पढ़ा होगा लोग, 11th में था, 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है। सॉलिड जिसमें एंट्रोपी होता है, दो चीज होता है, एक एंट्रोपी होता है और एक होता है तुम लोग का एनर्जी। एनर्जी कम होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा, और एक दूसरा चीज होता है रैंडमनेस होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा। दोनों चीज होना चाहिए तो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, उल्टा काम नहीं होता है। तो उसी प्रकार से तो केमिस्ट्री में भूल कभी नहीं बोलना लोग कि एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ने का काम नहीं चाहता है, जबरदस्ती एनर्जी भरे बढ़े वो अलग बात है, अपने से कभी एनर्जी नहीं बढ़ता है। जब भी स्टेबल होगा, मान लेते हैं कि सिंपल सा बात है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि इसका आकर्षण से इसका एनर्जी कम होता है। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलता है, सेम चार्ज धकेलता है, विकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि उसका विकर्षण से एनर्जी कम होता है। ये सब के बारे में डिटेल में अभी नहीं, अभी हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हम लोग का कम करना है और ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा था। तो ऑर्बिटल का मिक्सिंग होके दो तरह का ऑर्बिटल बनता है नया नया। एक कम एनर्जी का जो है ऐसा बनता है, देखो दिखाते हैं यहाँ पे ऐसा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी दो ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ, और दो ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ तो दो बनेगा भी। एक बनेगा ए बी से ज्यादा एनर्जी का जिसको डी बोले, और एक बनेगा ए बी से कम एनर्जी का जिसको सी बोले। तो अपने को क्या है यहाँ पे, ए बी मीडियम एनर्जी हो गया, बीच में का हो गया ना ए बी। ऐसा एनर्जी हम दिखा रहे हैं कि एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है, तो ए बी का हुआ मिक्सिंग, एक ए ऑर्बिटल एक बी ऑर्बिटल, और मिक्सिंग करके एक सी ऑर्बिटल बना एक डी ऑर्बिटल बना, फिर से दो गो। तब मुद्दा की बात यहाँ पे ये है कि क्या है कि सी एनर्जी का जो ऑर्बिटल बना वो ए बी से भी कम बन गया ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो ए बी में न रह के सी में आके रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि सी का एनर्जी कम है, और केमिस्ट्री में सब कोई चाहता है कि हमारा एनर्जी कम रहे, तो सी में आना चाहता है। समझ आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये तुम लोग 11th का बुक में देखेगा जहाँ पे बॉन्डिंग पढ़ाया गया है। ये सारा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि बॉन्डिंग बनता है एंटिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जो बना है इसको बोला जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब क्या कि जहाँ पे बॉन्ड बनाने से एनर्जी कम हो गया है, और ये जो ऊपर में बनाया जाता है इसको बोलता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जहाँ पे एनर्जी बढ़ गया तो उसमें नहीं जाना चाहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे यह है अपना हाइब्रिडाइजेशन हुआ था तो कम हो गया, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है संकरण करना, संकरित हुआ। जैसे कि बायोलॉजी में दो पौधा का लेकर बीज को संकरित किया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो ऑर्बिटल का संकरण हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है और नया ऑर्बिटल बन रहा है। और उस मिक्सिंग में हम बोल रहे हैं कि जो प्योर ऑर्बिटल है उसका मिक्सिंग नहीं होता है। प्योर ऑर्बिटल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो ऐसे ही अपना रहता है। केवल मिक्सिंग किसका होता है, जो ऐसे ही लेफ्ट बाकी है जिसको प्योर नहीं रहना है उसका मिक्सिंग होकर वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चला जाता है। बात इतना है सिंपल। यहाँ पे हम ईथर का समझा रहे थे, और यहाँ पे ये हम लोग का दूसरा ग्रुप था एसिड। ये ईथर हो गया और ये एसिड हो गया। समझ में आ गया बात? हाँ, अब अगला ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। और इसको ये होता है हमारा एस्टर हो गया, एक ईथर है, ये हमारा ईथर है। ईथर का मतलब C+O देखो यहाँ पे H था, यहाँ का इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे एसिड में एसिड के जैसा ही होता है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे काम होता है। ये था यहाँ पे एसिड, H था, H को रिप्लेस कर दिए कोई अल्काइल ग्रुप से तो बन गया ईथर। इसके बाद ये एसाइल हैलाइड है, ये अमाइंस है। अमाइंस 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सारे के बारे में बताया जाएगा अभी। इसके बाद ये अपना अमाइड है। इसके बाद ये नाइट्रो कंपाउंड है, सल्फोनिक एसिड है। ऊपर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बन से बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फर से बना है सल्फोनिक एसिड। बस इतना है। ये सारा टेबल तुम लोग अपना 11 की किताब से देखते रहना। अभी इसका दिक्कत नहीं है, अभी हम सारा बताएंगे। ये नहीं कि नहीं समझ में आया ग्रुप को तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा ग्रुप पे अभी तो उसी ग्रुप पे चर्चा होना है। ये समझो कि जो ग्रुप बता रहे थे वही है, पूरा किताब खत्म हो जाएगा, वही ग्रुप खत्म नहीं होने वाला है। उसी ग्रुप पे हम लोग पढ़ते रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने नोमेनक्लेचर का कुछ नियम देख लेते हैं कि कैसे कैसे नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट अभी तक नहीं? ठीक है, तो अब आगे देखो लोग। यहाँ पे ये सिंपल नोमेनक्लेचर है, इसके बारे में हमको नहीं बताना है। यहाँ पे कि IUPAC नेम ऑफ अनब्रांच डिसैचुरेटेड कार्बन,
अच्छा, अनब्रांच, यहाँ पे एक नया वर्ड मिल गया, संतुलित, जिसको कि संतृप्त बोलते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। बताओ लोग, अल्केन होता है, अल्कीन होता है। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, इतना लिखने का मन नहीं कर रहा है तो एन लिख देते हैं, इन लिख देते हैं, आइन लिख देते हैं। कौन सेचुरेटेड है इसमें से, और सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रुक जाओ लोग, कौन कौन है। अंशु बताओ, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होगा। सैचुरेटेड का मतलब कि एल्केन सैचुरेटेड है। हाँ, क्यों, क्यों सेचुरेटेड है। क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जैसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो कार्बन परमाणु होता है उसकी सारी संरचना मतलब कि सेटिस्फाइड रहती है। संयोजकता तो सब में सेटिस्फाई होगा, कोई भी रहे, इथेन, ये एन हो जाए, इन हो जाए, आइन हो जाए, सब में चार बॉन्ड बनना है तो संयोजकता हमेशा सेटिस्फाई होना है। और दूसरा कोई बताए, कौन है। प्रियांशु शेखर बताओ, सेचुरेटेड किसको बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड बना रहता है कार्बन एटम के बीच में। सिंगल बॉन्ड कुछ कुछ सही है, लेकिन वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी इसको और थोड़ा सा अच्छा से बोलो, पूरा अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। मेन स्टेबल नहीं है, स्टेबल इससे नहीं है। इसका जो मेन मतलब होता है कि जो हमारा एन है इसमें चारों बॉन्ड बना रहता है, सब में चारों बॉन्ड रहता है, लेकिन बात होता है कि इसमें चार बॉन्ड बनने के बाद इसमें अब हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ने के लिए तोड़ना पड़ता है पहले, और इसमें हम लोग तोड़ के भी नहीं जोड़ सकते हैं। बात क्या है ये देखो, यहाँ पे जैसे कि हम इथेन बनाते हैं, हम यहाँ पे इथेन का एक फोटो बनाते हैं, ये CH यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाने में दिक्कत होगा। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब समझ लेना लोग कि सेचुरेटेड किसको बोलते हैं। ये कार्बन हम यहाँ पे इथेन लिखते हैं, ETHAN, इथेन। कैसे बनता है इथेन, ये है यहाँ पे इथेन है ना। हाँ, इसमें हम लोग का सारा बॉन्ड बना हुआ है, सबका कार्बन का चारों फूल है, सारा चारों फूल है। इसमें हम लोग कोई और जोड़ सकते हैं क्या, कहीं भी नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन इथीन का बात करते हैं, इथीन में क्या होता है कि ऐसे ऐसे रहता है, तो इथीन में ऐसे ऐसे रहता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग एक डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन अभी जोड़ सकते हैं, या कुछ और भी जोड़ सकते हैं, हम लोग देखेंगे। इस तोड़ के जोड़ सकते हैं, इसी के चलते ये अनसेचुरेटेड है, सेचुरेट नहीं हुआ है अभी, और ये ले सकता है हाइड्रोजन। बात समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, जिसको बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, CnH2n+2 सेचुरेटेड है, कि जितना कार्बन है उसी के हिसाब से 2n+2 अगर हाइड्रोजन है तब जाके सेचुरेटेड है। और इसमें क्या रहता है, H2n रहता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है, 2 हाइड्रोजन कम हो गया तो ये अनसेचुरेटेड हो गया। आइन में और कम हो जाता है ना, तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो अनसेचुरेटेड का मेन कारण यह है कि उसमें अभी हम लोग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या कोई और चीज जोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड का मतलब हो गया कि उसमें हम लोग नथिंग कैन बी एडेड एल्स, अब कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है, इट इज फुल। समझ आया ना। सिंगल बॉन्ड बन रहा है, हाँ इसीलिए ना। हाँ, अनसेचुरेटेड, वही बात बोल रहे थे कि तुम्हारा जो लगभग सही था, लेकिन पूरा एकदम करेक्ट बोलने के लिए वहां पे समझाना है कि उसमें लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा फुल हो गया है, सिंगल बॉन्ड की वजह से ही फुल हो गया है। बात वही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, सिंगल बॉन्ड की वजह से ये फुल हो गया, अब उसको तोड़ नहीं सकते हैं, और डबल बॉन्ड में तोड़ सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड था। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे नामकरण तो पता है हमको, इसमें नहीं बोलना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइकोसेन, ट्राइऑक्टेन, ये अपना तुम लोग देखते रहेगा, ये अपना देखते रहना। अब आते हैं हम लोग ब्रांच हाइड्रोकार्बन पे, कि ब्रांच हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, अनब्रांच्ड। अनब्रांच का मतलब सिद्ध है। इन लोग का फोटो बनाने में तो सबसे आसान यही है ना, सबसे आसान तो इन्हीं लोग का है। और पेंटेन का फोटो बनाना है,
तो सिंपल। अगर अनब्रांच्ड है तो क्या ही करना है, ऐसे ऐसे खींच देंगे, 5 को गिन देंगे। अगर ऑक्टेन का बनाना है तो फिर से ऐसे ऐसे खींच देंगे, जितना खींचना होगा गिन देंगे। यही होता है अनब्रांच्ड, क्या और कुछ होता है? यही होता है। हाँ, अनब्रांच तो यही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लेगा लो ना फोटो इसका, जिग जैग वाला। अनब्रांच देगा, जिग जैग तो बना लेगा लोग ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 रो का बनाना है तो 8 रो सिंपल खींचना है, कोई उसमें ब्रांचिंग है नहीं है, तो करना क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। हाँ, अब हम लोग आते हैं ब्रांच पे। ब्रांच का मतलब क्या हो गया कि वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। ये है अपना स्ट्रेट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये अपना स्ट्रेट था, ये अपना स्ट्रेट था, लेकिन उसमें से बीच में ब्रांच बन गया। ये देखो, इधर ये ब्रांच बन गया। इस ब्रांच का नाम मिथाइल है कि नहीं? मिथाइल CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। वहां पे जाकर टेबल देखना, वहां पे उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। वो अल्काइल ग्रुप है, दिखाते हैं तुम लोग को, टेबल तुम लोग को दिखाते रहेंगे ना तो तुम लोग को ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ लोग। हाँ, यहाँ पे आ गया टेबल, देखते रहेगा टेबल। यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप था कहीं पे, इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं था क्या? अल्केन, अल्कीन, अल्कीन्स, ईथर्स, अल्काइल ग्रुप नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं लोग। तो ये अपना अल्काइल ग्रुप है जिसमें कि CH3 है। ये कौन सा है अपना? ये भी अल्काइल है, लेकिन इसका नाम क्या है? इथाइल। 2 कार्बन आ गया और फिर से यहाँ मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल इथाइल। ये अपना मेन ब्रांच है जिसमें कि ये लगा हुआ है। समझ आ गया बात? हाँ, इसमें क्या कुछ लॉन्ग। हाँ बोलो, पूछो। हाँ, उससे ज्यादा भी कुछ अलग भी होता है पर्सनल ग्रुप, बहुत सारा उसके, लेकिन मतलब नहीं है, इतना काफी है। मतलब नहीं रखना है उससे ज्यादा का, बस इतना का ही मतलब रख लो अभी फिलहाल, ठीक है? हाँ, इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा भी होता है। जितना तरह का 1000 तरह का दुनिया में कंपाउंड है, सबका अलग 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 बनते रहता है और नया नया खोज होते रहता है, उसका मुझसे हम लोग को ज्यादा भी मतलब नहीं है, इतना पे ही मतलब रखना है। तो ये CH3 हो गया। इसमें सबसे लंबा चेन के लिए कितना कार्बन हम लोग ले सकते हैं? देखो गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, 9 कार्बन एक चेन में मिला ना। इससे लंबा चेन बन सकता है क्या कहीं पे? हाँ, ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये बात सही है। एक ही में देख लिए, कोई बात नहीं। 2 स्ट्रक्चर है, वो गलती हो गया, हम एक में ही देख लिए थे, कोई बात नहीं, यहाँ सब देख लेते। ये अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें सिर्फ यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, और ये अपना दूसरा स्ट्रक्चर है। ये दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पे इथाइल लगा है और यहाँ पे मिथाइल लगा है। और यहाँ पे सटा दिया था तो मेरे को लगा कि एक ही में स्ट्रक्चर जा रहा है, कोई बात नहीं। समझ में आ गया बात? हाँ, अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पे? यहाँ पे आ जाते हैं ये अल्काइल ग्रुप पे, सम अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप्स हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो सिंपल देखो, मीथेन है, ये मीथेन में जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये मीथेन है, और एक हाइड्रोजन को हटा दें तो मिथाइल बन गया। सही बात है? हाँ हाँ, CH2 ऐड होते रहता है, वो होमोलोगस सीरीज का नाम ही होता है, पता ही रहता है। होमोलोगस सीरीज में CH2 ऐड होते जाता है, ये हम लोग को मालूम है, सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि ये अल्केन है, C2H4 है तो C2H6 पे चलेगा, इथेन पे, तो ये वो कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। फिर नीचे जाएंगे तो फिर वो कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, CH2 ऐड होता जाता है, ठीक है वो। तो यहाँ पे इथेन है, इथेन का इथाइल बन गया, प्रोपेन का प्रोपाइल बन गया, ये ब्यूटेन का ब्यूटाइल बन गया, डेकेन का डेकाइल बन गया। समझ आ रहा है ना? ये एब्रेविएशन भी पता चलता होगा, ये एब्रेविएशन कि CH2 है, इसके बाद 8 हो, यहाँ पे CH2 को 8 कर दिया, 8 ब्रैकेट से पता चल रहा है कि कोई दिक्कत है इसको कि ओपन करके बताए? हाँ, CH2 को, ये किसी को नहीं पता चल रहा है तो बोल देना, यहाँ पे शर्माना नहीं लोग। ये CH2 है और CH2 8 ब्रैकेट डाला गया है, मतलब CH2 8 बार रिपीट हो रहा है। सबको ठीक है ना? हाँ, और फिर यहाँ पे अंत में CH3 आ गया, इसी को डेकाइल बोल देंगे।
तो इसको एब्रेविएशन बोलते हैं। तो देखो एब्रेविएशन में लिखा क्या गया है, अल्काइल ग्रुप में क्या करते हैं कि मिथाइल एब्रेविएटेड ऐड इसको कैसे एब्रेविएट किए हुए हैं, एमी, इथाइल एज ईटी, इसको एमी, एमी का मतलब कहीं पे मिथाइल न लिख के क्या लिख सकता है, एमी मिथाइल का एमी लिख सकता है, इथाइल का ईटी लिख सकता है, प्रोपाइल का पीआर लिख सकता है, का बीयू लिख सकता है। इतना याद रखना है कम से कम। हमको तो एक दो का भी याद था, अभी फिर से दो याद हुआ। तो मिथाइल और इथाइल, इसके बाद प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारा चीज का जो शॉर्ट नेम है ये याद रखना है। मिथाइल और इथाइल तो कम से कम याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का यूज होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, ये आईयूपीएससी नामकरण नहीं है, बात नंबर 1, ये आईयूपीएससी नामकरण नहीं है, इसको हम लोग को याद रख लेना है, ये जनरल नामकरण है। यहाँ पे देखो ये तो आसान था, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल करना। क्यों आसान था, क्योंकि ये जो लंबा लंबा स्ट्रेट चेन था, ये अनब्रांच बेस बना था। ये देखो यहाँ बता रहे हैं, ये अनब्रांच से इथाइल अल्काइल ग्रुप बना है। ये अनब्रांच्ड अल्केन था जिसमें ब्रांच नहीं हुआ था। तो अनब्रांच्ड अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाना तो आसान है कि नहीं। लेकिन ये जो है ब्रांचिंग का अल्काइल ग्रुप है। किसका अल्काइल ग्रुप है, ब्रांचिंग। तो इसको हम लोग को अलग से याद रखना है कि ये आइसोप्रोपाइल है। तो जब ऐसा ग्रुप कहीं पे अलग से, मतलब एक लंबा चेन खोज लिए और कहीं पे देख रहे हैं तो उसमें ये अलग से लटका हुआ है, तो उसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। जब जनरल नाम लिखना होगा तब, जब जनरल नाम नहीं लिखना होगा तो यूपीएससी के लिए तो हम बताएंगे, हम जनरल नाम के लिए बता रहे हैं कि एक लंबा चेन खोजे और देखे कि उसमें ऐसा एक लटका हुआ है तो बोलेंगे कि वो आइसोप्रोपाइल है। फिर देखेंगे कि ऐसा लटका हुआ है तो बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है, देखो कैसे बना हुआ है। आइसो क्यों बोला, 3 वो है और प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल का मतलब 3 वो कार्बन है, और आइसो बोल दिया क्योंकि इधर से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं आइसो, एक कार्बन से निकला है। तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 वो है और सेकंड पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको बोल दिया। फिर बीच में लगा है आइसो ब्यूटाइल, इसको बोल दिया टर्सरी ब्यूटाइल, इसको बोल दिया नियोपेंटाइल। ये सारा अलग से है, सबका स्ट्रक्चर अलग से याद रखना है और अलग से इसका उपयोग हम दिखाएंगे कि कैसे इसका उपयोग होता है। ठीक है, बस अभी के लिए इस स्ट्रक्चर को तुम लोग को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि क्या अंतर है और कैसे। सिंपल सी बात है, यहाँ से कनेक्ट हुआ रहेगा। सबसे लंबा चेन खोज लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या ऐसा कनेक्ट हुआ है, कहीं पे कनेक्ट हुआ है तो बोल देंगे आइसोप्रोपाइल है। सबसे लंबा चेन खोजना इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी लोग खोजना सीखेंगे, कैसे कैसे देखते हैं, सारा केस पे विचार किया जाता है। तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये नियोपेंटाइल को एब्रेविएट किया है, यहाँ पे नियोपेंटाइल को, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट, ये नियोपेंटाइल है, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। CH3 के बाद यहाँ पे है हम लोग के पास क्या है, C है, और C के पास CH3 है जो कि दूर है, और फिर CH2 है। इसी नियोपेंटाइल को यहाँ पे एब्रेविएट किया है ना। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि C में इसको हम लोग और कर सकते हैं इजी। हम इसको थोड़ा सा भी ओपन ही है, कार्बन का सीधे, जैसे कि ये और ज्यादा इसको कंप्रेस किया है कि CH2 हो गया, जिसको किसको लिखे यहाँ पे, और CH2 के बाद C में 3 वो मिल गया है, CH3 मिल गया है ना, इसको कर दिए CH3 का 3 वो कर दिए, इसी को यहाँ पे एब्रेविएट किया है। एब्रेविएशन को ओपन करके दिखते आना चाहिए, ये भी ठीक था, लेकिन इससे भी ज्यादा कंप्रेस कर दिया यहाँ पे। किसी के पास एक और CH3 है तो उसको अलग क्यों रखना है, उसको भी घुसा देते हैं इसमें। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं रूल। अब हम लोग को नोमेनक्लेचर का रूल अब स्टार्ट होगा। ये तो छोटा छोटा का नामकरण था, अब स्टार्ट होगा मेन नोमेनक्लेचर का रूल कि नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन का, कि ब्रांच्ड अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। नॉर्मल का तो हम लोग को पता है, हम ब्रांच का कि अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, नहीं पता है क्या, पता है। और अल्केन का देखने वाले हैं, तो अब अल्केन का देखेंगे हम लोग कि उसमें क्या होता है और कैसे। तो सबसे पहला काम हम बोलबे किए तुम लोग को कि हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे, और उसी को हम लोग पैरेंट चेन या रूट चेन बोलेंगे। लॉन्गेस्ट चेन खोजने के बाद पैरेंट चेन या रूट चेन बोलेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब ऐसा चेन खोजेंगे एक ही में जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। क्या बोल रहे हैं, खोजेंगे सबसे लंबा
वाला ऐसा चेन खोजेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। देखो यहाँ पे काउंटिंग करने का कोशिश कर रहा है, ये हमारा एक ही में कंपाउंड है, ये दो नहीं है, एक ही में कंपाउंड है सिंगल, और इसको ये काउंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को कार्बन मिला। अगर हम इसको चैन मानते हैं तो हमको 9 को कार्बन मिल जाएगा ना इस चैन में। को जब हम एक्स्ट्रा मान लेंगे तो हमारे पास 2 को एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा, मिथाइल और इथाइल लटका हुआ, इसको ब्रांच बोलेंगे कि ब्रांच निकला हुआ है। सिंपल वाला ब्रांच है ये, तो ये अल्काइल का सिंपल ब्रांच है जो कि ऊपर में दिया गया था टेबल में। किसी को लग सकता है कि हमको ब्रांच ऐसे नहीं खोजना है, तो ये ऐसे देखो, एक और बच्चा आया, ये दूसरा तरीका से ब्रांच खोज रहा है, नीचे चला गया, ऐसे चला गया ना। तो नीचे जा सकते हैं, CH3 जो नीचे कनेक्टेड है, एक बॉन्ड बनाना सिंगल बॉन्ड CH के साथ। ये यहाँ बोल रहा है CH3, हाँ वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं। तो देखो बताते हैं क्या क्या होगा, वही तो हम बता रहे हैं। अभी जो सबसे पहला केस था उसमें कौन हमको कार्बन का चैन मिला, ये जो दूसरा केस में कई कार्बन का चैन मिला 8 है। अब तुम जो तीसरा बोल रहा है उसका भी पूरा कर देते हैं, ये आया कई को कार्बन का चैन मिला 3। गलत गलत तो ये 8 वाला भी है, 3 वाला भी गलत है, हाँ 8 वाला भी गलत है। हाँ क्या क्या हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बोल रहे थे, जैसे वहां पे है ना नीचे CH3 CH से कनेक्टेड, वहां से CH3 उस पर से जैसे अपोजिट करके लेते हैं ना। अच्छा जैसे कि यहाँ से बोल रहा है, देखो जो ड्रॉ कर रहा है यहाँ से ऐसा है, स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला में ये सेमी स्ट्रक्चर है दोनों, हाँ ये 1 और 2 दोनों सेम स्ट्रक्चर, बस नेमिंग का काउंटिंग अलग किया हुआ है। हाँ सेम स्ट्रक्चर है दोनों, ठीक है, 2 दिखा रहा है काउंटिंग करने का, ठीक है। हाँ तब यहाँ पे ध्यान देना, देखो आगे देखो, तो यहाँ पे 9 वो है यहाँ पे पहला में, और दूसरा में 8 हुआ है, और हम ये जो तीसरा काउंट किया इसमें 3 को मिला, तो हमको मैक्सिमम कितना कार्बन मिला 9। ये हमारा पैरेंट चेन बनेगा, इसका रूट चेन बोलेंगे। ये हम लोग का क्या मिलेगा, पैरेंट चेन या रूट चेन, समझ में आया बात है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारा पैरेंट चेन है और इसमें से 2 वो हमारा कनेक्टेड है। कोई इसको काउंट करता तो इसको बोलता कि ये हमारा ब्रांच है, लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि पहले नियम का उल्लंघन हो जाएगा। ये समझो कि संविधान का नियम है, नहीं पूरा करेंगे लोग तो जेल में जाएंगे। एक एक नियम पढ़ लेना है, सिंपल सा बात है सारा। ये क्या है, एक भी रूल फेल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग नोमेनक्लेचर उसका नाम अच्छा से रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, सारा रूल याद होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 3 वो है, यहाँ पे 9 वो है, 9 वो है, तो मैक्सिमम हमको कार्बन सेलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। सेलेक्ट कर लिए 9 को। अब आते हैं अगला नियम पे कि अगला नियम क्या बोलता है, 9 को सिलेक्ट कर लिए। किसी को कोई दिक्कत है इसमें क्या, किसी को भी? आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा है किताब में, सिंपल वही समझ जाओ कि रामबाण है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द मॉलिक्यूल हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर से आते हैं और जो बोर्ड में लिखा है उसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। लिखा गया है यहाँ पे, द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच द कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। बात समझ में आया क्या बोला? ये बोल रहा है कि नंबरिंग ठीक है कि आप लंबा चेन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि आप लंबा चेन इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए कि जब आप ब्रांचिंग कीजिएगा तो जो ब्रांच बन रहा है वो कम से कम नंबर पे आना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं कि क्या हुआ, समझ में आया कि समझाएं अभी? हाँ तो देखना ये क्या बोल रहा है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे कि ऊपर वाला था, ऊपर में हम नंबरिंग किए थे जो ऊपर वाला, इसमें हमारा जो ब्रांच चेन था 2 नंबर मिला था। एगो CH3 था, एगो CH2 CH3 था, मिथाइल था, एमी था, ये एटी था। ये एमी था वो किस नंबर पे आया था? 2 पे आया था, 2 पे आया था। और एटी किस नंबर पे आया था? 6 पे आया था। तो ये 2 पे आया था, ये 6 पे आया था। उसी चीज को बोल रहा है, उसी को बोल रहा है वो कम से कम रहना चाहिए, उसी को बोला ये कम से कम रहना चाहिए कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच द कार्बन एटम्स गेट्स द लोएस्ट का मतलब मिनिमम,
अब लोएस्ट थोड़ी हमको समझाना है, तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या किया है, दो तरह से नंबरिंग किया गया है। यहाँ पे उसी वही पीछे वाला ही एग्जाम्पल है, पीछे वाला ही एग्जाम्पल है। 9 गो कार्बन है, लेकिन दो तरह से आदमी कार्बन 9 गो है, ठीक है, लेकिन दो तरह से गिनती हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, लेफ्ट से राइट गया और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, बोला ना, हो जाएगा कि नहीं हम सही। तो दोनों का लड़ाई खत्म करने के लिए संविधान में आता है हमारा अगला नियम, क्या बोलता है कि लोएस्ट नंबर रहना चाहिए। तो कौन लोएस्ट नंबर है बताओ हमको, लेफ्ट से राइट वाला, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है और 6 आ रहा है और अगला में 8 आ रहा है और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हाँ आ रहा है ना, अगला में 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और ऊपर वाला में 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो किसका बात माना जाएगा, 2 और का। क्यों, क्योंकि हमारा जो नियम था कि लोएस्ट नंबर ब्रांच को। हाँ तो पहला नियम क्या था बता दो, रुको कौन बताएगा, पहला नियम बताओ अंशु, क्या होगा पहला नियम, पहला नियम क्या होगा, नहीं पहला नियम फर्स्ट नियम, फर्स्ट, ये सेकंड है। हाँ क्या था, हाँ प्रिंसिपल चेन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहना चाहिए, वो पहला नियम है। पहला नियम हाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, याद रखना सिंपल। पहला नियम बोलता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, दूसरा नियम बोलता है कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ऐसा नंबरिंग करेंगे कि ब्रांच वाला को कम नंबर मिले। पहला नियम बोला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए और दूसरा नियम बोलता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए कि जो नंबरिंग है वो कम से कम होना चाहिए ब्रांच वालन का। समझ आया, हाँ एग्जाम्पल बताएंगे और क्लियर होगा। तो 2 नियम हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड नियम पे, अब आते हैं हम लोग कि थर्ड नियम क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड नियम क्या बोल रहा है, थर्ड नियम बोर्ड नहीं किया है, हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द ब्रांच आर देन prefixed to the name of parent alkane position of the substituent indicated by the prepared carbon. If different alkyl groups are present, they are listed in alphabetical order. Thus the name of compounds is देखो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो नियम है, हम इन दोनों नियम को साथ में समझाते हैं। ध्यान देना लोग और समझना लोग, ठीक है, एकदम दिमाग ओपन करके, नहीं दिमाग ओपन करके सुनेगा लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम हम लोग को 7-8 नियम है जिसके बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग 5 नियम तक पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को कुछ अंदाजा हो जाए छोटा छोटा चीज का। तो अभी हम लोग 2 नियम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला नियम था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और दूसरा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस प्रकार से सेलेक्ट करना है कि उसमें क्या हो जाए, जो ब्रांच हो उसको कम से कम नंबरिंग मिले, ठीक है। हाँ अब आते हैं हम लोग अपना चौथा और 5वां नियम को हम मिला के बताते हैं कि वो क्या है। कि अब जब हम लोग ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, जब नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सा नंबरिंग सही है, तो हम लोग अभी तक अंत में आके हम लोग को पता चल गया है ये हम लोग का सही है। अभी तक हम लोग का ये सही है ना, ये सही है, ये सही है, सबसे लंबा भी लिए हैं। और जो बात है कि ये 2 और 6 वाला ये भी सही है। अब हम क्या कहते हैं, तो 2 पे मिथाइल कनेक्टेड है और 6 पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, जब नंबरिंग सबसे पहले जब नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। अब जब हम कह रहे हैं नाम लिखना चालू करते हैं तब का हम बात बता रहे हैं कि जब हम नाम लिखना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं और फिर अंत में पेरेंट का नाम लिखते हैं। लिख दो यहाँ पे लिख देते हैं।
पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे और तब पेरेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रांच का मतलब देखो, अब ब्रांच तो यहाँ पे दो आ गया, एक 2 पे भी कनेक्टेड है और एक 6 पे भी कनेक्टेड है, तो किसको पहले लिखेंगे, फिर कंफ्यूजन। नोमेनक्लेचर का यही काम है कि हम लिखने का कोशिश करेंगे, हमको कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम नोमेनक्लेचर का नियम देख लेंगे। बात समझ आ रहा है ना। नोमेनक्लेचर का मतलब है जब नाम लिखने जाएंगे तो हमको कंफ्यूजन होगा, ये ले कि वो ले कि इसको ले कि ऐसे लिखे कि वैसे लिखे, हजार कंफ्यूजन होगा। और कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, जब नियम को अच्छा से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम लोग को पता चल गया ब्रांच पेरेंट सब खोज लिए कि ठीक है, ब्रांच ले लिए कि सबसे लंबा ब्रांच ये हो गया, पेरेंट खोज लिए, इसके बाद ब्रांच खोज लिए कि ऐसे ऐसे हम लोग को नंबरिंग करना चाहिए, फिर कंफ्यूजन कि इसको पहले लिखे कि इसको पहले लिखें। उसके लिए क्या देखते हैं कि लिखते हैं कैसे करते हैं। तो 2 पे मिथाइल कनेक्टेड है तो हम लिख दिए 2 मिथाइल लिख दिए ना, और 6 पे इथाइल कनेक्टेड है तो इसको लिख सकते हैं 6 इथाइल लिख सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर का ये तीसरा नियम में ये लिखा गया है, जो भी पढ़ेगा अपना इंग्लिश में हिंदी में जहां भी है अपना पढ़ना लोग, उसमें ये लिखा गया है थर्ड नियम में कि नवीन जब करना तो कैसे करना है, किसी को पता है। इन दोनों में से बताया गया है कि किसको पहले लिखा जाता है, 2 मिथाइल को पहले लिखेंगे कि 6 इथाइल को पहले लिखेंगे। नहीं, 6 इथाइल को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अल्फाबेटिकल है, हाँ ई पहले आता है। जब नेमिंग लिखना चालू करेंगे ना, एबीसी जब नाम लिखना चालू करेंगे, पहला और दूसरा में नाम लिखना चालू नहीं किए थे, पहला नियम भी देखे थे, दूसरा नियम भी आंख से देखे थे, तीसरा नियम नाम लिखने को बता रहा है कॉपी पे। जब लिखना चालू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि लिखेंगे किसको पहले, जिसमें एबीसीडी पहले आता हो। अल्फाबेट डिक्शनरी जैसे चेक करते हैं, सबको डिक्शनरी देखने आता है ना तीनों को, हाँ, तो जैसे डिक्शनरी देखते हैं वैसे ही नाम देखेंगे इन लोग का। तो यहाँ पे 6 इथाइल पहले लिखेंगे, 6 इथाइल 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, इसके बाद 9 गो कार्बन था, 9 गो का क्या नाम होता है हम भुला रहे हैं, बता दो लोग। ऑक्टेन होता है, ठीक है, ऑक्टेन हो गया। 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, नोनेन होता है, ठीक है। तो नोनेन हमको लग रहा है नोनेन होता है, नोनेन होता है, नोगो का नोनेन होगा, तो बस लिख दिए नोनेन, हो गया इसका नोमेनक्लेचर। बात समझ में आया कि 2 मिथाइल एक इस जगह। अभी देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग को एग्जांपल दे कि नहीं देना, एग्जांपल देखो बताओ लोग हमको बना के, यहाँ पे लिखते हैं। बताओ लोग इसका क्या नामकरण होगा। एक कार्बन हटा ही देते हैं, ये वाला यहाँ पे रहेगा, इतना देख लो लोग। क्या बोले, इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है। और कोई, 8 का तो 8 का ऑक्टेन होता है। टू ब्यूटाइल 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। और बोलो लोग, देखो लोग यहाँ पे है, यहाँ पे
कि हमको सबसे पहला काम है सबसे लंबा कार्बन चेन खोजना, कि सबसे लंबा कार्बन चेन कौन है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे सबसे लंबा कार्बन चेन। तो ये कैसे, तुम हेक्सेन पहले ही खोज दी, हमको 6 से तक कार्बन सीधे ज़्यादा दिख रहा है, तो 6 तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कार्बन मैक्सिमम हमको दिख गया। इधर चले जाते हैं, अगर डायरेक्ट सीधा चले जाते हैं तो तुम हेक्सेन करी है, सीधा जाके हम सीधा जाने को क्यों कॉपी पे सीधे जाएंगे, हम बोले कि सीधा तो नहीं है, हमको लंबा चेन खोजना है कहीं भी हो। इसमें हम इसको ब्रांच बोलेंगे क्योंकि ये मेन चेन बड़ा वाला चेन में ये लगा हुआ है। बड़ा चेन खोजने के लिए हम टेन भी जा सकते हैं, कॉपी पे हम सीधा बताए थे, यहाँ पे टेन भी जा सकते हैं। हमको बड़ा चेन खोजना है कैसे भी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये नियम से काउंट कर सकते थे। तो इसमें जब काउंट किया ऐसे तो हमको 4 पे मिला है इथाइल और 5 पे मिला है मिथाइल। 4 पे इथाइल मिला है, 5 पे मिथाइल मिला है। हम अगला एक और नेमिंग चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या कब कब। ठीक है, तो उसको हम इधर से नेमिंग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, ये भी नेमिंग का। अब देखते हैं दोनों में से कौन सही होगा, ब्लैक वाला कि रेड वाला। जब हम इधर से करेंगे तो 5 पे हमको मिल रहा है, ब्लैक के केस में 5 पे अटैच हुआ है मिथाइल, और नहीं ब्लैक के केस में 4 पे, ब्लैक के केस में 4 पे मिथाइल अटैच हुआ है और 5 पे इथाइल अटैच हुआ है। जबकि रेड के केस में क्या हुआ है, रेड के केस में कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हुआ है बता लो। 4 पे इथाइल 5 पे मिथाइल, सेम है ना, सेम हो गया। दोनों में 4 5 पे ही कनेक्ट हुआ है, इसमें भी 4 पे है, इसमें भी 5 पे है, सेम है। इसमें मतलब कि नंबरिंग का कोई डिफरेंस अब नहीं है पड़ पाएगा, इधर से कर रहे हैं या इधर से कर, ये भी 4 पे रह रहा है 5 पे रह रहा है, उधर से भी 4 पे ही रह रहा है 5 पे ही रह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं। और नंबरिंग देने के बाद हम लोग इथाइल को पहले लिखेंगे, प्रोपाइल को मतलब कि इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे ना। हाँ, तो इथाइल, तो अगर हम मान लेते हैं कि रेड वाला को ही लिखते हैं, तो रेड वाला को जब लिखेंगे तो हम बोलेंगे 5 इथाइल 4 5 इथाइल है। हाँ, 4 इथाइल हो जाएगा और 5 मिथाइल हो जाएगा और ऑक्टेन हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ, ये बात है। तो ऐसे ही हम लोग नंबरिंग चेक करते हैं इसका। एक और इसका नियम है अगला नियम ये बोलता है, सिंपल से यहीं पे समझा रहे हैं हम, यहीं पे इसको डिलीट कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं और यहीं पे बता रहे हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक कार्बन को हटा दिए, एक कार्बन को हटा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि 4 पे भी मिथाइल कनेक्टेड है और 5 पे भी क्या कनेक्टेड है, मिथाइल कनेक्टेड है ना। अभी भी कार्बन चेन का लेंथ तो नहीं बदलेगा, अभी भी तो 8 ही रहेगा। अभी थोड़ी ना कि कार्बन चेन को इससे बड़ा चेन आ गया है, बड़ा चेन तो अभी नहीं आया है, कोई ना वो कार्बन का बना सकता है, इसमें नहीं बना सकता है, 8 ही का बनेगा अभी भी। बस एक जो मिथाइल एक इथाइल ग्रुप था उसको भी हम हटा के मिथाइल कर दिया है। अब इसका नेमिंग देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसका नेमिंग करने के लिए कि जब 4 पे भी मिथाइल है 5 पे भी मिथाइल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 4, 5 डाई मिथाइल, कि मिथाइल के पीछे क्या लगा दिए डाई, अब फिर बोलेंगे ऑक्टेन। 3 रहता तो सारा नाम लिख देते, जैसे कि इसी में एग्जांपल कहीं पे ले लेते हैं, मान लो 3 दिया रहता है तो बोलते कि 3, 4, 5 जहां जहां रहता बोल देते हैं, और फिर बोलते ट्राई मिथाइल ऑक्टेन पेंटेन जो भी। तो जय वो रहता है तो वो पहले बता देंगे पोजीशन कि किस किस पोजीशन पे है, और फिर जय वो रहेगा डाई ट्राई टेट्रा उतना लिख के, और फिर मिथाइल इथाइल करके ऑक्टेन या जितना लिखना होगा पैरेंट चेन का नाम लिख देंगे। समझ में आया बात? हाँ, तो ऐसे ही इसको करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये हमारे पास है एक एग्जाम्पल, इसमें क्या किया गया है, सबसे लंबा चेन सबको दिख रहा होगा कि 5 कार्बन का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
और कम करेगा, ढेर से ढेर करना तो 1 2 3 4 5 है। अब देखो ये 5 अगर कोई यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे लिखेगा अब ये ब्रांच का काम कर रहा है, लेकिन जब सेम सेम है तो हम ऐसा नौटंकी कायदा करेंगे, 5 को यहीं पे रहने देते हैं, ये एक हमारा ब्रांच है, ये हमारा एक ब्रांच है, ये सिमेट्रिक है। 5 को उधर कर दे, एक कोई यहाँ से उठा के इसमें ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते बनना चाहिए पूरा स्ट्रक्चर अच्छा से दिमाग में, तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब देखते हैं 2 पे मिथाइल है अटैच और 4 पे मिथाइल अटैच है, तो देखो कैसे लिखा है 2,4 डाई मिथाइल लिख दिया पहले कि 2 और 4 पे डाई मिथाइल है और फिर पेंटेन। समझ में आया? इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ का पैरेंट चेन ये बना 1 से लेकर 5 तक, ये पैरेंट चेन है और इसमें 3 गो मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 2 3 गो मिथाइल ग्रुप। और जो दूर और दूर पे तो 2 को कनेक्टेड है, इसलिए 2 को 2 बार रिपीट कर दिया कि 2,4 मतलब कि 3 जगह पे ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,4 किया है कि 3 जगह पे ट्राई मिथाइल हो गया है और सब का सब मिथाइल था। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये सब एग्जाम्पल से समझ लेना लोग। सबसे लंबा चेन है, पहला दूसरा नियम को सेटिस्फाई किया गया है, बात समझना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या किया गया है, ये भी वैसे ही एग्जाम्पल है कि इसमें हमारे पास 7 गो कार्बन है सबसे लंबा चेन में और 3 जगह ब्रांच बना है, एक यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे। क्यों इथाइल लिखेंगे? क्योंकि ई पहले आता है, तो देखो हम यहाँ पे ई लिख दिए। इसके बाद 4,4 पे मिथाइल कनेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे 4,4 पे मिथाइल लिखा गया है। ये मत सोचने वालों कि यहाँ पे डी है तो ई के पहले आ जाता है डाई मिथाइल। डाई से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? मिथाइल से। डाई ट्राई सुफिक्स है एक्स्ट्रा, उससे मतलब नहीं है, मिथाइल से, इसलिए इथाइल के बाद मिथाइल आया है। तो 3 पे इथाइल और 4,4 पे डाई मिथाइल, तो कुल मिला के हो गया 3 गो। तो 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन फॉर 7। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, यही हम लोग का था नियम। समझ में आया ना? हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बोलो, इतना प्रैक्टिस करने लोग। अभी फिर से देखना लोग, अपने से बनाना लोग, और कोई दिक्कत रहेगा तो फिर कल पूछ लेना। और कोई ठीक है, ठीक है, चलो।